हेलो बच्चों। आज हम अपना जो पाठ पढ़ेंगे ये कक्षा 9वीं का पाठ है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ है। ये पाठ जो है जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया है और पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। तो जाबिर हुसैन जी का पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं थोड़ा सा। इनका जन्म 1945 में गांव नोनाही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के सभापति हैं। बच्चों, इन्होंने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ काम किया। जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी, रेत भरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। ये जो पाठ है ये इन्होंने जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। तो आओ बच्चों, अब इस पाठ के हम सार को सरल शब्दों में समझते हैं। ये पाठ जो है एक संस्मरण है और ये लेखक जाबिर हुसैन ने ये लिखा है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा था। उसके लिए उनके संस्मरण के रूप में उन्होंने ये पाठ लिखा है। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने भी दफन होने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी शव यात्रा में यूं तो हजारों लोग जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में सालिम अली सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी सेनानी की तरह एक अंतरहीन यात्रा की ओर चल पड़े हों। यह उनका आखिरी सफर था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पक्षी अपने जीवन का आखिरी गीत गाकर अंतिम सफर पर निकल पड़ा है। अब कोई भी व्यक्ति अपने दिल की धड़कन देखकर भी उस पक्षी को कभी वापस नहीं ला सकता था, क्योंकि मृत व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता था। भले ही आप कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन जो एक बार इस संसार से चला गया वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के बीच में कभी हंसाती हैं, कभी रुलाती हैं, कभी दुख पहुंचाती हैं। यही दुख पहुंचाने वाली याद को यहाँ पर सांवले सपने कहा गया है। सालिम अली हमेशा कहा करते थे कि प्रकृति और पक्षियों को मनुष्य की नज़र से देखना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। आगे लेखक कहते हैं कि पक्षियों का नाम सुनते ही सालिम अली का नाम अपने आप जुबान पर या दिमाग में आ जाता है। यह ठीक ऐसे ही है जैसे वृंदावन का नाम सुनकर कृष्ण की याद खुद ब खुद आ जाती है। वृंदावन में कब कृष्ण ने गोपियों की मटकी तोड़कर माखन खाया होगा, या कब गोपियों के संग रास रचाया होगा, या मधुर मुरली की धुन से ग्वाल बालों को मोहित किया होगा, यह किसी ने नहीं देखा। मगर आज भी वृंदावन का नाम आते ही कृष्ण का ध्यान खुद ब खुद आ जाता है। और आज भी यमुना के उस काले पानी को देखकर ऐसा लगता है मानो अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए कहीं से आएंगे और सारे वातावरण में बांसुरी की मधुरतान बिखेर देंगे। सच में वृंदावन और कृष्ण एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। उसके बाद लेखक सालिम अली के जीवन के बारे में बताते हुए, सालिम अली दुबले पतले मरियल से व्यक्ति थे। सालिम अली ने बहुत अधिक यात्राएं की, जिससे उनका शरीर थक चुका था। यात्राओं के कारण उनका शरीर दुर्बल भी हो गया था। लेकिन पक्षियों को खोजने व उनके बारे में जानने के लिए दूरबीन हमेशा उनकी आंखों पर या गर्दन पर पड़ी रहती थी। उनकी आंखें हमेशा दूर दूर तक फैले प्रकाश में पक्षियों को ही ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता हुआ अद्भुत संसार दिखाई देता था। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और यही रोग उनकी मृत्यु का कारण बना। 100 वर्ष की आयु पूरा करने से कुछ ही समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी तहमीना उनका बहुत ध्यान रखती थी। तहमीना उनकी सहपाठी भी रह चुकी थी। सालिम अली को बर्ड वॉचर के नाम से भी जाना जाता था। सालिम अली बर्ड वॉचर बनने के पीछे एक कहानी छुपी है। दरअसल बचपन में उनके मामा ने उन्हें उपहार स्वरूप एक ईयर पिस्टल ला दी कि एक दिन हंसी खेल में उन्होंने अपने घर की छत पे बैठी गौरैया को उस एयर गन से निशाना बनाया, जिससे गौरैया घायल होकर नीचे गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। उसके बाद उन्होंने गौरैया की खूब देखभाल की। नीले पंखों वाली उस गौरैया ने उनके जीवन को ही बदल दिया और वो बर्ड वॉचर बन गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा फॉल ऑफ स्फेरो में भी किया है।
लेखक को सालिम अली को देखकर अंग्रेजी उपन्यासकार लॉरेंस की याद आ जाती है, क्योंकि लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे। जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तब लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा से पत्रकारों ने पूछा कि लॉरेंस के बारे में कुछ बताइए। तब फ्रीडा ने उत्तर दिया कि मुझसे ज़्यादा लॉरेंस के बारे में हमारे घर पर बैठी गौरैया जानती है। वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें छत पर बैठी गौरैया व प्रकृति से ही अपना साहित्य लिखने की प्रेरणा मिलती थी। लॉरेंस हमेशा कहते थे कि मनुष्य उखड़े हुए पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं हवा में लटक रही हैं। यहाँ पर लॉरेंस ये कहना चाहते थे कि हमें प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए और प्राकृतिक व पशु पक्षियों को बचाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि सालिम अली पक्षी जगत में एक सागर की तरह थे, ना कि टापू की तरह, क्योंकि टापू की अपनी सीमाएं होती हैं और सागर असीमित होता है। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान तूफान से बचाना चाहते थे और वो इस सिलसिले में उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले भी थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी से कहा कि साइलेंट वैली को रेगिस्तानी तूफान से बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना साइलेंट वैली उजड़ जाएगी, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तूफान के बाद पक्षी उस तरफ रुख नहीं करेंगे और जानवर भी वहां से पलायन कर जाएंगे और वहां का प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। इसलिए साइलेंट वैली को बचाना बहुत ज़रूरी है। चूंकि चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, इसलिए यह बात सुनकर चौधरी चरण सिंह की आंखों में आंसू आ गए। लेखक कहता है कि आज पक्षी प्रेमी सालिम अली जिंदा नहीं हैं, तो अब इन पक्षियों की चिंता कौन करेगा। सभी पक्षी प्रेमी और अन्य लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है अब सालिम अली हमारे बीच नहीं रहे। तो बच्चों, ये मैंने सरल शब्दों में आपको पाठ का सार समझाया। आपको ये पाठ समझ में आया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।